सो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। ये मैनुअल भी हो सकता है, ये फाइल सिस्टम भी हो सकता है, और ये कोई एक किसी भी एस्पेक्ट से किसी भी बिजनेस की डेटा की कलेक्शन हो सकती है। ओके जी। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी थी वो फाइल और डेटाबेस सिस्टम्स का कंपैरिजन था कि फाइल सिस्टम जो है वो मैनुअल भी हो सकता है, वो कंप्यूटराइज भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कुछ एनोमलीज थी, उसके अंदर कुछ गलतियां थी, या डाटा की इनकंसिस्टेंसी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने डेटाबेस अप्रोच को यूज किया। और उन डेटाबेस अप्रोच को यूज करते वक्त हमें ये पता चला कि फाइल सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको कवर कर दिया जाता है डेटाबेस सिस्टम में। नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास जो भी फाइल्स वगैरह होंगी कंप्यूटर से रिलेटेड, बेशक वो मैनुअल है या वो कंप्यूटर फाइल्स हैं, वो आप एक सिंगल लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने उनको शेयर करना होता है तो शेयर करने की ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो उस फाइल का ऑनर होगा, जिसने उस फाइल को बनाया होगा, वो उसको मॉडिफाई करेगा, और वो मॉडिफिकेशंस लिमिटेड होंगी उसी बंदे के सिस्टम के अंदर। इस चीज को इन डेप्थ हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया है, तो मैं इसको ज्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो डेटाबेस की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स विद रिलेशनशिप्स बिटवीन द रिकॉर्ड। इसकी दूसरी जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी वो ये थी कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। और ये लॉजिकली रिलेटेड का क्या मतलब है? हम लोगों ने ये बात डिस्कस की कि आपके बिजनेस रूल्स आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एंटिटी का के साथ रिलेशनशिप होगा। ओके, अगली चीज हम लोग देखते हैं जी, डेटाबेस कौन से हो सकते हैं? पेपर डेटाबेसेस भी बन सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंप्यूटर के अंदर ही डाटा को स्टोर करें। पेपर डेटाबेसेस बन सकती हैं, लेकिन वहां पे ड्रॉबैक ये आता है कि इन केस आपको कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हो या कोई डाटा आपको सर्च करना पड़े तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। फाइन, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखते हैं। अच्छा, दो चीजें बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। एक तो डेटाबेस है, हम लोगों ने बात की है कि ये कलेक्शन ऑफ डाटा है। दूसरी चीज ये है कि आपने उस कलेक्शन ऑफ डाटा को जब मैनेज करना है, उसको हैंडल करना है, उसके अंदर डाटा आपने इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीशन करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है डाटा के अंदर, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है जनाब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। ये बहुत सारे हमारे पास मार्केट में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसके अलावा आप अपने कस्टम मेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स भी बना सकते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल एसक्यूएल सर्वर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे पास। एसक्यूएल लाइट एंड्रॉयड फोन के लिए इस्तेमाल होता है, फायरबेस भी वहां पे इस्तेमाल होता है, व्हाट्सएप वगैरह की चैट्स इनके लिए। कोई चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं या किसी भी किस्म की एप्लीकेशन बना रहे हैं मोबाइल से रिलेटेड, तो आपका फायरबेस और एसक्यूएल लाइट के साथ जो है ना बहुत ज्यादा पाला पड़ता है। इसके अलावा अगर हम लोग वेब सिस्टम्स की बात करते हैं तो माई एसक्यूएल ओपन सोर्स के अंदर आ जाता है। माई एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल होता है, डीबीएमएस आपने नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जब हम लोग ऑफिस इंस्टॉल करते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के साथ, एक और सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। वो भी बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया। वो क्या करता है? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं जिनको डीबीएमएस कहा जाता है। इसके बाद अगली चीज है डेटा डिक्शनरी, इसको रिपोजिटरी भी कहते हैं। ये क्या होता है? बेसिकली जो डेटा आपने स्टोर करना है, उस डेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो डेटा है किस चीज का। उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन होगी, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। एक एग्जांपल दे देता हूँ जनाब कि हम लोगों ने एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स से रोल नंबर, नेम, फादर नेम, फोन नंबर एंड सो ऑन। तो ये जो रिपोजिटरी है, ये बेसिकली क्या है कि मेटा डाटा जहां पे स्टोर हो रहा होता है उसको रिपोजिटरी या डेटा डिक्शनरी कहा जाता है, जो आपके डाटा को एक्सप्लेन करती है। अब एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है कि आपके डेटा का रिलेशनशिप कैसे कैसे होगा, किस किस एंटिटी के साथ होगा, और
उन एट्रीब्यूट्स के कौन कौन सी डेटा टाइप्स होंगी, उन डेटा टाइप्स में जो डेटा आपने स्टोर करना है उनकी लेंथ कितनी होगी, क्या उसके अंदर डुप्लीकेशन अलाउड होगी या नहीं होगी। इन शॉर्ट, वो डेटा जो आपके डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको मेटा डाटा कहा जाता है, और मेटा डाटा जहां पे स्टोर होता है उसको डेटा डिक्शनरी या रिपोजिटरी। ओके, नेक्स्ट, कि वही चीज जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की है, मेटा डाटा को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि डाटा अबाउट डाटा। इन शॉर्ट, आप जब भी मेटा डाटा के बारे में आपसे कोई पूछे तो आपने हमेशा उसका जो रिप्लाई करना है, जो उसकी डेफिनेशन बतानी है, वो क्या है, डाटा अबाउट डाटा। अब इन दोनों में से जो ऑथेंटिक चीज है वो क्या है कि आपका जो एक्चुअल डेटाबेस है, जो डाटा आपने स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल एक शॉप से रिलेटेड डाटा है, उसके बारे में डाटा क्या आपने स्टोर करना है, कि उसकी डाटा टाइप क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, ये यहाँ पे नीचे मेंशन है कि उसका नेम क्या है, डाटा टाइप क्या होगी, उसका साइज कितना होगा, वो किस फॉर्मेट में रखा जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो। ओके, अगली चीज कि डेटाबेस की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं हम। तकरीबन तीनों जनरेशन्स पे काम कर चुके हैं। जनरेशन वन जो थी वो हायरार्किकल या नेटवर्क थी, उसमें क्या होता था कि एक हायरार्की बनती थी। हायरार्की मींस कि एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था कि टॉप लेवल एंटिटीज कौन सी हैं, उससे नीचे उसकी चाइल्ड एंटिटीज कौन सी होंगी। ये आगे आपको डायग्राम में इस चीज की जो एग्जांपल है वो दिख जाएगी, आगे एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग देख लेंगे। हायरार्की क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि सबसे बड़ी एंटिटी, उसके बाद उससे छोटी एंटिटी जो डिपेंडेंट हो, और एंड सो ऑन। वो जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम लोग बनाते हैं ना, वो हायरार्किकल डायग्राम में होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है, फॉर एग्जांपल एट द टॉप ऑफ द लिस्ट क्या होता है जी, डायरेक्टर होता है, उसके बाद लेट्स से प्रिंसिपल, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल एंड सो ऑन। हम लोग कहते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूट की हायरार्की है कि कौन किसको रिपोर्ट टू होगा। सिमिलरली डेटाबेस में भी इसी चीज से रिलेटेड डेटा जो है वो स्टोर किया जाता था, नेटवर्क्स बनते थे और उनकी हायरार्की को देखा जाता। नंबर टू, सेकंड जनरेशन, ये रिलेशनल डेटाबेस है। हमारे जो कोर्स है उसमें यही डेटाबेस डिस्कस की गई है जो कि सेकंड जनरेशन डेटाबेस है, जिसको रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। अब ये रिलेशनल का क्या मतलब है, रिलेशनल का ये मतलब है कि वो डेटाबेस जिनके अंदर टेबल्स बनाए जाते हैं। फाइन। इसके बाद थर्ड जनरेशन है हमारे पास, वो है ऑब्जेक्ट रिलेशनल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग एंटिटीज को यूज कर रहे थे टेबल्स वगैरह बनाने में, सिमिलरली हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट को, इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और हर ऑब्जेक्ट का कुछ डेटा हमारे पास मौजूद होता है। तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली अप्रोच को इस्तेमाल करने के लिए जब भी हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। सो टोटल थ्री जनरेशन है हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट थिंग इज कि इसकी हिस्ट्री में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को क्यों बनाया गया, क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 50s और 60s के दरमियान में जनाब ये हुआ कि एप्लीकेशन जो है वो एक बिजनेस से रिलेटेड उनकी अपनी कस्टमाइज एप्लीकेशन बन रही है। ये क्लास में ऑलरेडी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, बस मैं गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, और जिन लोगों ने क्लासेस नहीं ली उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कस्टम एप्लीकेशंस थी, हर कोई अपनी अपनी डेटाबेस वगैरह बनाता था, अपनी अपनी फाइल्स बनाता था, और उनको उसके अंदर डाटा वो मैनेज कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम फिर ये आती थी कि डाटा की इनकंसिस्टेंसी होती थी, डाटा के अंदर गलतियां होने के बहुत सारे चांसेस थे, आपके पास वैलिडेशंस नहीं मौजूद थी, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि आपका डाटा जो है वो एक्यूरेट नहीं रहता था। तो उस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया गया कि रिलेशनल मॉडल बनाया गया 1970s में। डॉक्टर E.F. कॉर्ड ने रिलेशनल मॉडल बनाया, और उसकी बेस पे हम लोग आगे डेटाबेसेस को हैंडल करने लगे। सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी डेटाबेस से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं फाइल सिस्टम्स के क्या फ्लॉज या ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहले, इनकंसिस्टेंट डाटा। आपका जो डेटा है
वो इनकंसिस्टेंट होगा। वो जो मेरी लेज के वेयर हाउस वाली एक एग्जांपल थी कि दो लोग पर्टिकुलरली वो लेज में काम कर रहे हैं और वो अपने अपने डाटा को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वेयर हाउस उनके पास एक ही है जिसको मैनेज किया जाता है। दो अलग अलग एम्प्लॉयज हैं जो कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एम्प्लॉय ए अपना डाटा अपनी फाइल में मैनेज कर रहा है और वो बिल्कुल एक्यूरेट कर रहा है, ऑन द अदर हैंड सेम डाटा एम्प्लॉय बी को शेयर नहीं हो पाता और वहां पे डाटा की इनकंसिस्टेंसी आ जाती। नेक्स्ट थिंग इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। आपके पास जो डाटा है वो रिजिड है। अगर फाइल ए में जो डाटा मौजूद है वो किसी और को फ्लेक्सिबल वे में नहीं दिख सकता। फ्लेक्सिबिलिटी मींस कि आपने जो डाटा स्टोर किया है वो किसी और फॉर्मेट में किसी दूसरे यूजर को अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट वो चेंज होके दिख सके। मैंने एक एग्जांपल दी थी डेट ऑफ बर्थ की, या अगर आप डेट को स्टोर करें तो नॉर्मली हम लोग जो फॉर्मेट रखते हैं वो DDMMYY ये फॉर्मेट होता है कि पहले डेज आते हैं, उसके बाद डैश या स्लैश लगा के मंथ आता है और उसके बाद डैश या स्लैश लगा के ईयर आता है। अब कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि सेम डेट को उन्होंने उल्टे फॉर्मेट में देखना है। पहले उनको ईयर शो होना चाहिए, फिर उसके बाद मंथ शो होना चाहिए, फिर डे शो होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की सिर्फ रिक्वायरमेंट ये हो कि उनको मंथ और ईयर से गर्ज हो। तो सेम डाटा को हम लोग मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखेंगे। फाइल सिस्टम में हमें ये लिखना पड़ता कि जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक हमें डाटा को मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ता। लेकिन डेटाबेस को अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सेम डाटा को हम लोग एक ही जगह स्टोर करेंगे और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नंबर 3, लिमिटेड डेटा शेयरिंग। कि आपके पास अगर जो फाइल है, फाइल का ऑनर है, वो आपके डेटा को देखना चाह रहा है या मैनिपुलेट करना चाह रहा है, वो जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ उस यूजर तक लिमिटेड है। इसके बाद पुअर एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड। इट मींस कि आपने जो भी डाटा एंट्री करनी है, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी जो गलतियां होती हैं या एरर्स आते हैं वो डाटा एंट्री के अंदर आते हैं। जब आप इनपुट दे रहे होते हैं सिस्टम को और उसको बाद में प्रोसेस करके फर्दर इंफॉर्मेशन बनाया जाता है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, डाटा में एरर्स तब आते हैं जब डाटा एंट्री ऑपरेटर्स गलत तरीके से डाटा स्टोर करते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को नहीं समझ रहे। फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम यही है, जैसे हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलती से आपने कोई भी की प्रेस कर दी किसी सेल में तो सेल की वैल्यू चेंज हो जाती है। मे बी आपने जो लेट्स से कि आपने मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करना है और उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड ये है कि हम लोग 92 के साथ पूरा मोबाइल नंबर इनपुट करवाते हैं। अब ये वैलिडेशंस अगर हम लोग एक्सेल के अंदर करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम लोग इसको डेटाबेस अप्रोच के साथ करेंगे तो हमारे लिए वैलिडेशंस करना बहुत ज्यादा आसान है। ओके, लास्ट एक्सेसिव प्रोग्राम मेंटेनेंस। आपके पास फाइल सिस्टम है, क्योंकि ये फाइल जो है वो डुप्लीकेट भी हो सकती हैं, उनको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आपने माइनर सी मॉडिफिकेशन भी करनी है अपनी फाइल के अंदर तो आपके लिए बहुत बड़े मसले हो सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना होता है फाइल्स को। अगर छोटी सी भी गलती हुई, एक सेल उड़ा दिया आपने या कोई एक रो को डिलीट कर दिया, तो हो सकता है कि वो आपको रिट्रीव ना हो सके। ओके, ये तो थी प्रॉब्लम्स फाइल सिस्टम से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है कि जब हम लोग जब फाइल सिस्टम से डेटाबेस अप्रोच की तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। नंबर 1, डाटा रिडंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। डाटा रिडंडेंसी मींस डाटा की रेपिटेशन या डुप्लीकेशन। ठीक है। इसके बाद डाटा हमारे पास फाइल सिस्टम में इनकंसिस्टेंट था, यहाँ पे डाटा की कंसिस्टेंसी आ गई। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ डाटा। एक ही डाटा मल्टीपल टाइम्स इंटीग्रेट हो सकता है बजाय इसके कि आप हर फाइल में अलग अलग या हर डेटाबेस में सेम डाटा को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करें। फॉर एग्जांपल, हम लोग डेट ऑफ बर्थ की बात करें अगर, या एडमिशंस की बात करें, स्टूडेंट का एडमिशन डेट जो है वो एक जगह हम लोगों ने स्टोर कर ली, तो हम लोग बाकी टेबल्स को लिंक कर सकते हैं उस डेटा। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग फाइल सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सेम डाटा हमें रिपीट करना।
सिमिलरली शेयरिंग ऑफ डाटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे डाटा स्टोर होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिविलेजेस ऑफ यूजर्स उस डाटा को एक्सेस किया जा सकता है और इवन उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक्सेस देते हैं। ओके, ईज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एक डेटाबेस बनी हुई है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि आप डेटाबेस की एप्लीकेशन जो है वो अपनी मर्जी से डेवलप कर सकें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिफॉर्म सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी कंट्रोल्स, इस सब के लिए आप एक एनफोर्समेंट, एक रूल आपने लगा दिया वैलिडेशन का, जैसे मैंने मोबाइल नंबर की बात की, उसी हिसाब से आपके पास जो डाटा की एक्सेस है वो मिल जाएगी और आप उसी तरीके से डाटा को वैलिडेट करेंगे। ये सारा काम डेटाबेस के हवाले हो जाता है, डाटा सिक्योर होता है, हैकिंग के चांसेस कम होते हैं, डाटा जो स्टोर हुआ हुआ होता है वो एक सिक्योर फॉर्म में होता है, मे बी एनक्रिप्टेड डाटा हो, इट डिपेंड्स ऑन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। के बाद प्राइवेसी है और इंटेग्रिटी कंट्रोल्स हैं, जो भी एक्सेस राइट्स दिए जाते हैं यूजर को वो उनसे हट नहीं सकते और वही चीजें उनको मिलती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो आईटी हब वर्चुअल कैंपस जो है वो एक हम लोग एक डेटाबेस एप्लीकेशन है और जिसपे हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। टीचर जो है वो कोर्स को अपलोड कर देता है, ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट जो है वो उस डाटा को डाउनलोड कर लेते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, वो एक ही जगह पे बजाय इसके कि हर यूजर को अलग अलग डाटा दिख रहा हो। डाटा इंडिपेंडेंस है, आप जनाब डाटा को कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको किसी फॉर्मेट में भी आप लेके जा सकते हैं। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि डाटा समझाने के लिए उसके बाकी लिंक्स को भी इस्तेमाल करना। ठीक है, अगर आप कुछ डाटा एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ पार्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, रिपोर्ट निकालना चाह रहे हैं, तो आपके पास डाटा इंडिपेंडेंस है। इट डजंट मीन कि आपको जो जो चीजें रिक्वायर्ड हो उसके बाद एडिशनल चीजें भी आपको शो करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज का एक डाटा है हमारे पास, एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की सैलरी है, उसका फोन नंबर है और बहुत सारे क्रेडेंशियल या एट्रीब्यूट हम लोग एम्प्लॉय से रिलेटेड रखते हैं। अब डाटा इंडिपेंडेंस में क्या है कि बजाय इसके कि आप एम्प्लॉय का सारा डाटा निकालें, मे बी हमारे मैनेजर को रिक्वायर्ड हो वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के नेम्स रिक्वायर्ड हो या अकाउंट ऑफिस को एम्प्लॉयज की सैलरीज से काम हो सिर्फ, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं बजाय इसके कि तमाम एट्रीब्यूट्स को निकाला जाए, हम लोग फिल्टर आउट भी कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को। ये हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंस। इसके बाद रिड्यूसेस प्रोग्राम मेंटेनेंस। जाहिर बात है कि डाटा अगर एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में स्टोर हुआ हुआ है डाटा, तो वो आसान होगा उसको मैनेज करना और मेंटेन करना। अब बैकअप एंड रिकवरी की भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो हम में से मेजॉरिटी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप के भी बैकअप्स लिए जाते हैं। बैकअप्स कैसे? रात को 2 बजे ऑटोमेटेड बैकअप एक स्टार्ट होता है और वो आपकी गूगल ड्राइव पे अपलोड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोग्राम मेंटेनेंस है, बैकअप एंड रिकवरी है, वगैरह वगैरह। एक हमारा पॉइंट मिस हो गया था, डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। डाटा को एक्सेस करना है, हमारे पास डिफरेंट यूजर ग्रुप्स हैं जो कि एक डाटा को मल्टीपल तरीकों से देखना चाह रहे हैं। डेट की मैंने एग्जांपल ली थी, तो ये वो एग्जांपल यहाँ पे एग्जैक्टली फिट। फाइन, डीबीएमएस इन्वायरमेंट, ये कैसे इसको डेवलप किया जाता है? रिपोजिटरी देखें जी, हमारे पास ये सिस्टम्स हैं और ये यूजर इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। अब यूजर इंटरफेस पे आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपके बिजनेस रूल्स हैं या सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है वो केस टूल्स को इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। केस टूल स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा होगा और उसमें डिफरेंट मॉडल्स को हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलप में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम लोग SDLC की बात कर लें, आईसीटी में सबने पढ़ा हुआ है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है और उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप करेंगे तो उसी की बेस पे आपका सिस्टम जो है वो बन सकेगा। हमने कौन कौन से एंटिटीज चाहिए, हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए, ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर लिया जाता है।
अब केस टूल को यूज करते हुए आप रिपोजिटरी बनाएंगे, और रिपोजिटरी क्या है, मेटा डाटा को स्टोर करने की जगह, डेटा डिक्शनरी जिसको कहते हैं, और मेटा डाटा हैंडल कर रही होगी कि आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है, मैनिपुलेशन करनी है, ये सारी चीजें जो है वो कनेक्टेड होंगी रिपोजिटरी के साथ। ऑन द अदर हैंड डीबीएमएस जो है वो डेटाबेस के साथ भी कनेक्टेड है और दीगर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये हमारा थोड़ा सा आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक सिनेरियो है कि हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को इस्तेमाल, देखिए ये पूरे का पूरा सिस्टम एक डेटाबेस सिस्टम बन रहा है, और इसमें यूजर इंटरफेस भी आ रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, डेटाबेस अलग से है, रिपोजिटरी है, केस टूल्स हैं। इन सबको अगर इन वन बॉक्स रखा जाए तो ये पूरे का पूरा क्या है, ये डेटाबेस सिस्टम है जो कि यूजर्स इस्तेमाल, यूजर वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, आम यूजर भी हो सकता है। ओके, नंबर 13, डीबीएमएस कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जैसे हम लोग लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं इस वाली में कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। डीबीएमएस के कुछ डिजाइन टूल्स हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कौन कौन सी एंटिटीज बनानी है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, उसी बेसिस पे आप अपनी एक ईआरडी डिजाइन करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये क्लास में डिस्कस हो चुका है, हम लोग इन डेप्थ आगे स्लाइड्स के अंदर भी इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो डीबीएमएस जो हैंडल कर रहा है वो डेटाबेस को कर रहा है, बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी हो सकता है उस डेटाबेस को, उसके डाटा को एक्सेस कर रहे हो, रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन भी इस्तेमाल। इसकी बेस्ट एग्जांपल जैसे क्लास के अंदर मैंने दी कि सरगोधा बोर्ड का रिजल्ट आता है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है या टीचर है या पेपर चेकर है, वो डेटा की एंट्री कर देता है डेटाबेस के, ऑनलाइन डेटा को अपलोड कर दिया गया, और आपका जब रिजल्ट आता है अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर आपका डेटा जो है वो डेटाबेस से फेच होके वो यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस पे शो होने। क्लियर जी? फाइन, आगे चलते हैं हम लोग। डेटाबेस सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक तो पीसी डेटाबेसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कि जो कि कंप्यूटर के अंदर हैं और आप उनका इस्तेमाल करते हैं। फॉक्स प्रो है, ओपन सोर्स है। ऑन द अदर हैंड माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इसके अलग अलग वर्जन होते हैं। हम लोग उन पे बहुत कम बात करेंगे, लेकिन हमारा जो ज़्यादा काम होगा वो एसक्यूएल सर्वर पे और माई एसक्यूएल पे। ओके, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस, ये वो डेटाबेसेस हैं जिसमें मल्टीपल यूजर्स होंगे, एक सेंट्रल कंप्यूटर या सेंट्रल एक सर्वर होगा जो कि इंटरेक्ट करता होगा डेटाबेस के साथ। अब इस सर्वर पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा और बाकी सारे यूजर्स इस सर्वर को रिक्वेस्ट किया करेंगे डाटा की, और डेटाबेस से यही सर्वर जो है वो डाटा फेच करके लाएगा और उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दिया। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक में जाना है, लेट से आपने अपना लॉकर बैंक में बनवाया हुआ है, आपने वहां से अपना डेटा लेना है। आप क्या करेंगे कि बैंक के गार्ड को बोलेंगे कि आप मैनेजर को कहें कि मैंने अपना लॉकर एक्सेस करना है, मुझे अपना डेटा चाहिए। तो वो जो बैंक का गार्ड है वो मैनेजर के पास जाएगा, आपका डेटा वगैरह लेगा, जो कुछ भी आपके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स वो आपको निकाल के दे देगा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही है कि क्लाइंट्स जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे डाटा की, और जो सर्वर है उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसका रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर। ठीक है जी? अच्छा, अगली चीज है हमारे पास कि क्लाइंट सर्वर डेटाबेसेस। आपके पास एक क्लाइंट है, मल्टीपल डेटाबेसेस हैं या एक सिंगल डेटाबेस है, तो डिफरेंट क्लाइंट्स एक सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, और वो जो सर्वर है वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। तो इन केस किसी क्लाइंट को डेटा रिक्वायर्ड होगा तो रिक्वेस्ट की जाएगी और उस डेटा का रिस्पॉन्स जनरेट करके क्लाइंट को वापस दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, डिफरेंट लोकेशन पे जो डेटाबेसेस इस्तेमाल हो रही होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल है जी फेसबुक की। फेसबुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को इस्तेमाल कर,
कैसे? लोड बैलेंसिंग के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा अगर यूजर हो जाते हैं तो सर्वर्स पे लोड जो है वो बढ़ जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन ही हो हमारे पास, जैसे इसकी बात की जा रही है फेसबुक में, अगर ये सेंट्रल कंप्यूटर खराब हो जाता है तो डेटाबेस को एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। क्लाइंट सर्वर में भी यही चीज है कि डेटाबेस सर्वर अगर खराब हो गया तो डेटाबेस को एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। इसमें क्या है जी, हर रीजन का ले लें या हर एरिया का कर लें, हर लोकेशन का कर लें, एक डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज अलग अलग सर्वर्स पे स्टोर होती है। इससे फायदा ये होता है कि आप डाटा को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं लोकेशन ए पे हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ लोकेशन ए से रिलेटेड ही डाटा चाहिए होता है, तो ये वाला सर्वर, लोकेशन ए वाला सर्वर मुझसे नियरेस्ट है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी कि मैं इस डाटा को एक्सेस करूं और अपना काम कर लूं। ऑन द अदर हैंड सेम डाटा लोकेशन बी पे भी है, सेम डाटा लोकेशन सी पे भी है, इस बेसिस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, हो सकता है डाटा ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक इंटरनेशनल चेन लगा लें, लेट्स से कि केएफसी है। अब इसकी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी आउटलेट्स हैं। अब इन आउटलेट्स का सेम बिजनेस रूल है कि वो जो है अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं और उनके जो पैसे हैं उनको मिल जाते हैं, उनके स्टॉक मैनेज हो रहे हैं, उनकी अटेंडेंस है, उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके डिलीवरी बॉयज हैं, वगैरह वगैरह। अब क्या ऐसे किया जा सकता है कि इनको सारी जो आउटलेट्स हैं इनका एक ही डेटाबेस बनाया जाए? अब प्रॉब्लम, अब ऑफ कोर्स किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि मशीन है, सारा डाटा अगर एक ही मशीन पे स्टोर हो रहा होगा तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई खराबी आ जाए, उस पर लोड ज्यादा हो, आपको ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, आपको बैकअप पावर चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस केस में क्या किया जाता है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, रीजन वाइज कर दिया। लेट्स से कि यूएई का अलहदा सर्वर रख दिया, पाकिस्तान या एशिया से रिलेटेड अलहदा सर्वर रख दिया, यूएसए का अलग सर्वर हो गया। तो क्या है कि डाटा को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, या ऐसे भी किया जा सकता है कि तमाम सर्वर्स पे सेम डाटा को स्टोर कर, इन केस सर्वर ए को मेरी रिक्वेस्ट जानी थी और सर्वर ए खराब हो गया, पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो खराब नहीं होगा, मेरी रिक्वेस्ट हो सकता है सर्वर बी के पास चली जाए। यही खूबसूरती है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, कि आपके पास 3 लेवल आर्किटेक्चर मौजूद है और यूजर को सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन जो करनी होती है वो एक्सटर्नल व्यू के साथ करनी है, उसका कोई कंसर्न नहीं है कि आपका डाटा फिजिकली कहाँ पे। देखें जी, हम लोग यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूट्यूब ओपन की, उस पे कोई वीडियो पे क्लिक किया आपने, वीडियो ओपन हो गई, और क्या हम लोग, हमें कोई कंसर्न है कि ये वाली वीडियो जो हम लोग देख रहे हैं वो किस सर्वर पे है या वो किस आईपी एड्रेस पे आ रही है, उस सर्वर में किस फॉर्मेट में मौजूद है? हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हम लोग यूजर हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ काम जो है वो इंटरफेस से रिलेटेड। सो होपफुली आपको ये वाले टॉपिक की समझ आ गई होगी। ओके, डेटाबेस की एक्टिविटीज, हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, CRUD, कुछ लोग इसको कर्ड ऑपरेशन भी कहते हैं, CURD कहते हैं, और कुछ लोग CRUD, CRUD ऑपरेशन। ये क्या है जनाब? क्रिएट, आप किसी टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, किसी रो को क्रिएट कर रहे हैं, किसी एट्रीब्यूट को क्रिएट कर रहे हैं, ये सारा कुछ डेटाबेस की क्रिएशन के अंदर। रीड, ऑलरेडी क्रिएटेड रिकॉर्ड्स या ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल्स, जो डाटा आपने क्रिएट किया है उसको रीड किया जा सकता है। अपडेट में क्या होगा जी? क्रिएटेड डाटा को एडिट किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। डिलीट, जो डाटा लिखा गया है डेटाबेस में उसको रिमूव कर दें। सो हमारे पास डेटाबेस में टोटल 4 एक्टिविटीज होती हैं, 4 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। इन चारों के अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है डेटाबेस की जो कि परफॉर्म हो रही हो, अगर कोई है तो अल्टीमेटली इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रही है। ओके, नेक्स्ट थिंग, डेटाबेस एप्लीकेशन, ये वही चीज, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, आप प्रोग्राम्स को यूज करते हुए कुछ कोडिंग वगैरह करते हैं, कुछ कमांड्स लिखते हैं, वो कमांड्स क्या होती हैं उनको हम लोग इंशाल्लाह जब इन डेप्थ डिस्कस करेंगे वो हम लोग
नेक्स्ट थिंग, रेंज ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन, कि आपकी डेटाबेस एप्लीकेशन की रेंजेस क्या क्या हैं, वो कहाँ कहाँ फॉल कर रही होती हैं। हमारे पास पीसी डेटाबेसेस हैं, वो पर्सनल यूज के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने अकाउंट्स को मैं हैंडल करना है, या मैंने अपनी मंथली ग्रॉसरी को हैंडल करना है, लोगों से कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे देने हैं, वगैरह वगैरह। तो एक पर्सनल डेटाबेस जो है वो हैंडल करने की जरूरत है। एक चीज और गौर करें आप, कि हमारे पास डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारी डेटाबेसेस का इस्तेमाल, लेकिन हमें पता नहीं है कि एक्चुअली हम लोग उस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई सिम लेते हैं, सिम की वेरिफिकेशन होती है, वो वेरिफिकेशन नादरा से होती है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा। वहाँ पे आपसे रिलेटेड डेटा मौजूद है, आपके घर से रिलेटेड डाटा मौजूद है, आपका एड्रेस क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एंड सो ऑन। सो अगर आपने पर्सनल डाटा को स्टोर करना है, आपके फोन में कॉन्टैक्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ी डेटाबेस है, लेकिन है पर्सनल। ठीक है, सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट्स मेरे काम ही आएंगे, किसी और के काम नहीं आएंगे। ओके, वर्क ग्रुप डेटाबेस हो सकती है कि एक छोटा सा ग्रुप है लोगों का, वो शेयर कर रहे हैं डाटा। डिपार्टमेंटल डेटाबेसेस हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट अपना अपना डाटा शेयर कर रहा है। अकाउंट्स वाले आपस में अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, एचआर वाले अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, एंड सो ऑन। एंटरप्राइजेस में क्या है, ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर इन तमाम का डाटा सेंट्रलाइज कर दिया जाए, तो हमारे पास एंटरप्राइज लेवल के डेटाबेसेस। ओके, एंटरप्राइज क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी हम लोगों ने बात की थी कि नाउन जिसके बारे में आप डाटा स्टोर कर रहे हो, एट्रीब्यूट्स वो प्रॉपर्टीज हैं उस एंटिटी की। इसकी बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने एग्जांपल क्लास के अंदर बोर्ड पे की है। डाटा वैल्यूज क्या है, उन एट्रीब्यूट से रिलेटेड जो भी डाटा वैल्यू होगी वो दी जाएगी, वो स्टोर की जाएगी टेबल्स के अंदर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जनाब वो बंदा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ डेटा से रिलेटेड जो काम है उनको कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी डाटा की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन हो सकता है कि वो बाहर से उसको बुलाया गया हो, हायर किया गया हो। उसका सिर्फ काम क्या है, जो डेटाबेस में डाटा एंट्री हो रही है, डाटा को मैनेज किया जा रहा है, उन चीजों को देखना, लुक आफ्टर करना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये डेटाबेस डेवलपर भी हो सकता है। ये एक आईटी से रिलेटेड ज्यादातर बंदे होते हैं जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को नहीं देखना, डाटा को नहीं देखना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉय हुआ हुआ है उसको लुक आफ्टर। इसमें टेबल्स भी आ जाते हैं, डेटाबेस बनती कैसे ये भी आ जाएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी आ जाएगी, यूजर्स को मैनेज करना आ जाएगा, डेटा को मैनेज करना आ जाएगा, डेटा एंट्री की वैलिडेशन को इंश्योर करना। तो ये मेन पर्सन है जो कि डेटाबेस को हैंडल कर रहा होता है, डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या मल्टीपल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। हमारे पास बैंक्स में बहुत सारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कि बैंक की ट्रांजैक्शन को लुक आफ्टर करते हैं। मॉडल या व्यूज हैं हमारे पास, इसको 3 लेवल आर्किटेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टीबीएमएस की टाइप कौन कौन सी है, रिलेशनल है, हायरार्किकल है, नेटवर्क है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल है, एंड सो। हमारी क्लास भी अभी एंड हो रही है, सिर्फ डेटा मॉडल्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये जो चीज़ है ये हायरार्किकल है, कि हमारे पास सबसे बड़ी हायरार्की है, उसके बाद उससे नीचे उसके चिल्ड्रन बन रहे हैं, एंड सो ऑन। नेटवर्क मॉडल में चीज़ों को इंटरलिंक्ड किया जाता था और लूप्स वगैरह इसके दरमियान में। रिलेशनल मॉडल में टेबल्स बनाए जाते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लासेस, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इन चीज़ों को यहाँ पे फोकस किया। और ऑब्जेक्ट रिलेशनल है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हैं उनका रिलेशनशिप हो सकता है किसी और क्लास या किसी और एंटिटी के साथ हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस की हैं डेटाबेस से रिलेटेड। और आज जो हमारी स्लाइड 1 है वो कंप्लीट हो गई है।
इसके अलावा जो यूट्यूब पे आपके लेक्चर है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं।